Friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 7 of class 12th Indian Economic Development, and the name of chapter is Environment and Sustainable Development. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो प्रकृति को इन दिनों फेस करने पड़ रहे हैं, या कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके प्रकृति को सेव कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। एनवायरनमेंट इज़ डिफाइंड एज the total planetary inheritance and the totality of all resources। तो प्रकृति किसको बोलते हैं? जो भी इस धरती पे जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं या फिर जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं, जो इसका उपयोग ह्यूमन बीइंग करता है, उसको एनवायरनमेंट बोला जाता है। एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड अस। और एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ आती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे चारों ओर इर्द गिर्द रहती है, चाहे फिर वो प्राकृतिक ऊर्जा हो, सनलाइट हो, या फिर एयर हो, कुछ भी हो। जो भी प्राकृतिक संसाधन है नेचर से हमें मिलते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और जिनके अंदर जीवन होता है, उन सभी रिसोर्सेज को बायोटिक एलिमेंट्स कहा जाता है। Biotic elements include all living elements like bird, animals, forest, plants, fisheries, etc. तो ये सब क्या है? बायोटिक एलिमेंट्स हैं। ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें प्रकृति से मिलते हैं। एबायोटिक एलिमेंट्स, ध्यान रखना, ये भी हमें प्रकृति से मिलते हैं पर इनके अंदर कोई जीवन नहीं होता, पर ये हमारे जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। बिना इनके हमारा जीवन नहीं चल सकता। जैसे एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, etc। ठीक है। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या क्या, प्रकृति करती क्या क्या है हमारे लिए, आइए देखते हैं। द एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। तो 4 मेन फंक्शन है जो प्रकृति करती है हमारे लिए, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। देखिए, अगर हमें कुछ भी उत्पादन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ हमें क्रॉप्स ही उगानी है, तो उसके लिए भी हमें ज़मीन तो प्रकृति से ही मिलती है, या फिर कुछ भी चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी है, वो सब संसाधन उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्रकृति से, नेचर से। अब नेचर 2 तरीके के रिसोर्स हमें प्रोवाइड करता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आइए देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी ऑब्टेन और विच कैन बी यूज्ड without the possibility of the resources becoming depleted, exhausted। तो ऐसे संसाधन जिन्हें इंसान यूज़ करता है, और ये नहीं कि अगर एक बार यूज़ किया तो ख़त्म हो गए। देखिए, वो तो ठीक है कि देखिए हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे, वो तो पहुँचेगा, पर इन्हें दोबारा जनरेट करा जा सकता है। जैसे ट्रीज़, फिशेज़, etc। पर पेट्रोल है जैसे, या कोयल है, एक बार यूज़ हो गया ख़त्म, वो रिन्यूएबल नहीं है। और ध्यान रखना, जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो पोल्यूशन भी नहीं फैलाते, ठीक है। और पर इंसान रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है। जैसे ट्रीज़ का डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, आप जानते हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज़। जब हम इन्हें उपयोग करेंगे या हम इन्हें धरती से बाहर निकाल लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लाइक फॉसिल फ्यूल्स, लाइक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, कोयल, दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पहला फंक्शन तो आपको क्लियर है कि एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस रिसोर्स। अब जो दूसरा फंक्शन प्रकृति हमारे लिए करती है, एसिमुलेट्स आवर वेस्ट। तो देखिए, जो हमारा कूड़ा होता है या जो घरों से वेस्टेज निकलता है, वो सब प्रकृति पे ही तो रहता है, प्रकृति उसको भी एब्जॉर्ब करती है। और आज के दौर में तो कई मिलियन टन हम कूड़ा इंसान समुद्र में फेंक रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पे पर्याप्त जगह ही नहीं है। दिल्ली में आप देखो कूड़े के मतलब पहाड़ टाइप बन चुका है, इतना कूड़ा जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन का ना यूज़ करें, बाज़ार जाते वक्त जैसे जूट के थैले आते हैं वो ले जाएं,
तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं और प्रकृति के लिए कम नुकसानदायक होते हैं। और दूसरी बात यह, हालांकि राज्य सरकार भी कोशिश करती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पॉलीथीन बैन है जो एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव्स है। और राज्यों की भी अगर हम बात करें, इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। या दिल्ली में केंद्र सरकार ने, अगर हम बात करें इंडिया के टर्म पे, एनजीटी बनाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे। तो ये जितने भी एनजीओज या ये सब चीज़ें होती है, ये प्रकृति के प्रोटेक्ट करने के लिए है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट। देखो, किसी चीज़ को बनाना और उस चीज़ को यूज़ करने में बहुत वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना। विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द एनवायरनमेंट, जो प्रकृति तो एब्जॉर्ब करती है। जैसे अब मैं जनरेट करने की बात करूँ, हम देखते हैं, आप जानते हो, फसलें उगाई जाती है। फसलों के बाद वो जो खेतों में बचता है, जैसे गन्ने के बाद, या उसको पुराल बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में आपने सुना भी होगा। तो वो बहुत, जब खेतों में जलाई जाती है या उसको कहीं और वो किया जाता है, तो वो प्रकृति तो एब्जॉर्ब करती है वेस्ट। या फिर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसके बाद उसके रैपर्स जो हैं वो जनरेट वेस्ट ही तो है वो। तो एक चीज़, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, प्रकृति हमारा जीवन भी चलाती है। जो जीवन चलाने के लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए, वो भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। सम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे सनलाइट के लिए, तो सूरज की किरणों से ही तो हमें विटामिन डी मिलता है, या फिर अपना जो ग्रोथ है ट्रीज़ की, क्रॉप्स की, वो सब सनलाइट से ही तो होती है। सोयल, मिट्टी भी बहुत ज़रूरी है फसलें उगाने के लिए, घर बनाने के लिए, वो सब चीज़ें। वाटर, पानी का बहुत नीड है जीवन चलाने के लिए, चाहे फसलें उगानी हो, चाहे हमारी कोई भी बेसिक नीड हो। हवा, ऑक्सीजन का भी, ये सब प्रकृति के पार्ट हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। पर इंसान इनको, आप देखो आज कितने बड़े स्केल पे इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है ना। चाहे एयर की बात कर लें, चाहे वाटर की, बहुत ज़रूरत है प्रकृति को बचाने की। इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस। देखिए, जो प्रकृति है, जैसे बहुत सारे हिल स्टेशंस होते हैं, या पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, हम उन्हें घूमने जाते हैं, झरने हैं, देखने जाते हैं ब्यूटी को नेचर की, तो वो भी हमें नेचर ही प्रोवाइड करती है एस्थेटिक सर्विस, ठीक है। जैसे हिल स्टेशंस हो गए। पीपल एन्जॉय द स्कैनिक व्यूज़, मतलब जो व्यू होता है ब्यूटी का, प्रकृति की सुंदरता का, तो वो भी प्रकृति की से ही हमें मिलता है। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, देखो हर इंसान की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एग्जांपल, एक व्यक्ति 10 किलो वज़न उठा सकता है और मैं उसके ऊपर 200 किलो वज़न रख दूँ, क्या होगा, आप खुद सोचो। तो सेम प्रकृति की भी तो एक कैरिंग कैपेसिटी है हम इंसानों की ज़रूरत पर पूरी करने की, पर हम इंसान अपने लालच के चक्कर में प्रकृति का दोहन बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। उससे क्या होगा फिर, एक टाइम बाद प्रकृति भी कह देगी कि बस अब नहीं है। और यही आज के दौर में हो भी रहा है। देखो कितने सारे हाईवेज, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन, फर्टाइल ज़मीन कम होती जा रही है। अब आप कहोगे कि डेवलपमेंट करना भी तो ज़रूरी है, मैं मान रहा हूँ ज़रूरी है, पर ये भी तो देखो ना कि प्रकृति क्या कॉस्ट चुका रही है उसके लिए, ठीक है। अब आपका जैसे फॉर एग्जांपल हाईवे निकल रहा है, कहीं से नया हाईवे बन रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट आएगा, पर ये तो देखो कितनी फर्टाइल लैंड उस हाईवे के चक्कर में अब कम हो गई। अब देश में उतना ही प्रोडक्शन क्या होगा, हर साल कम होगा, और खाने वालों की संख्या लगातार हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना। 1.2% है हमारा ग्रोथ रेट, अगर इसी बुक के डाटा की बात करें। चाइना का 0.5 है और पाकिस्तान का 2.1 है, आखिरी चैप्टर में आएगा। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ, तो प्रकृति से सिर्फ, मान लो प्रकृति अगर 10 किलो संसाधन जनरेट कर रही, तो 6 किलो ही निकाल लो ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। पर आज के दौर में हो रहा क्या है, अगर प्रकृति 10 किलो संसाधन बनाती है, उससे 100 किलो बनवाया जा रहा है या 100 किलो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो प्रकृति की भी तो एक सीमा ही है भाई, हम इंसानों की तरह। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर प्रकृति की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मान लो 1000 किलो पोल्यूशन एब्जॉर्ब करने की है, तो 500-600 किलो ही हो पोल्यूशन, पर 1000 किलो एब्जॉर्ब करने की है ना, 10,000 किलो पोल्यूशन कर रहा है आज के दौर में इंसान। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यूएसए पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन है, 23,000 किलो, और हमारा कितना है, 2.4 के आसपास है इंडिया का।
तो बहुत ज़रूरत है इसे कंट्रोल करने की। नहीं, प्रकृति की भी तो लिमिट्स ही हैं भाई। एक टाइम बाद आके भगवान ने जो हमें ये नेचर दिया है ये पूरी तरह एक्सप्लॉइट हो जाएगा। एनवायरमेंटल क्राइसिस, अब देखो जब प्रकृति को नुकसान कब पहुंचता है, जब एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो जनरेशन से। जाहिर सी बात है, मान लो धरती जनरेट 10 किलो कर रही है और एक्सट्रैक्शन 50 किलो हो रहा है, तब नुकसान पहुंचेगा, एनवायरमेंटल समस्याएं आएंगी। वेस्ट ज़्यादा हो किससे, प्रकृति की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से, तब। तो ये दोनों वैलिड रीज़न है प्रकृति को के क्राइसिस के लिए। अच्छा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बना, अर्थ डे भी मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। पर देखो ये सब चीज़ें तो सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर ही रही है, स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया, या एक कॉमन उस पर बात करें अगर हम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम इंसानों को ये समझने की कि प्रकृति गॉड का गिफ्ट है और ये दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे आप देखो इंसान का लालच कितना बढ़ गया है, एक घर काफ़ी है फिर भी 4-4 प्लाट रखता है, 3-3 प्लाट, 2-2 प्लाट। और अब वो प्लाट आएंगे कहाँ से, जब कॉलोनियाँ बनेंगी नई नई। और कॉलोनी किस पे बनेगी, जब पेड़ कटेंगे या फर्टाइल लैंड पे ही तो कॉलोनी बनेगी। और वो ज़मीन उतनी कम होती जा रही, फिर प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइज़र, मैन्योर, HYV सीड खेतों में डाल लेंगे ज़्यादा, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। वहाँ सोयल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल घट रहा है, ग्राउंड वाटर डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र वाला पानी भी तो ज़मीन के अंदर ही जाता है। तो इसे बचाने की बहुत ज़रूरत है प्रकृति को। रीज़न फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़े और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगें तो प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी धरती के ऊपर उतना दबाव बढ़ेगा, और जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी फिर वो उतना ही रॉ मटेरियल की डिमांड करेंगी और फिर उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, पोल्यूशन फैलेगा, फिर प्रॉब्लम। अब ये लोग कहते हैं ना कि बहुत डेवलप्ड देश है, पूरी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है मान रहे हैं वो प्रोडक्शन कर रहा है, पर आप ये देखो उस देश में पोल्यूशन कितना है। USA की सड़कों पे देखो आप, कितना सीवर में से जो वो होते हैं ना उसमें से भी धुआं निकलता रहता है, गैसेस टाइप, इतना पोल्यूशन है उस देश में। एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो जब धरती से हम रिन्यूएबल हों चाहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हों बहुत बड़ी मात्रा में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो प्रकृति की भी भाई सिर्फ फिर सीमाएँ हैं, तो प्रकृति को समस्या होगी। बहुत सारे संसाधन तो ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। जैसे आप ये देखो टाइगर लायंस कितने होते थे पहले, पर राजा महाराजाओं ने शिकार करने के चक्कर में या ब्रिटिशर्स ने फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में आज लिमिटेड हैं, इंडिया में भी बहुत कम रह चुके हैं। क्यों, हम इंसान ही तो हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एफ्लुएंट कंजप्शन, अच्छा ये सबसे बड़ी मुसीबत है आज के दौर में, इसको आप कह लो आसान भाषा में लोगों के चस्के। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी को कहीं पे जाना है, अकेला व्यक्ति है, गाड़ी निकालता है, या मेरे को तो वो गाड़ी चाहिए, वो महंगे वाली बाइक, वो मेरे को तो घर में 4-4 AC चाहिए, वो सब हो तो जाएगा, पर आप ये तो देखो कि प्रकृति को कितना उसका दोहन पहुँचेगा। वो बाइक नहीं लेंगे जो 50 का एवरेज दे देगी, वो लेंगे जो 10 का या 15 का या 20 का एवरेज देती हो। एफ्लुएंट कंजप्शन, हमें तो घर में गेट इस लकड़ी के चाहिए, होते नहीं बहुत से लोग कि मेरे को तो बेड इस लकड़ी का चाहिए, वो बन तो जाएगा क्योंकि उस पर तो पैसा है, पर ये तो देखो पेड़ तो कट गया। और फिर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, लोगों को बढ़िया क्वालिटी का वो चाहिए तो फिर प्रकृति को एक्सप्लॉइटेशन होता है। घर में हमें तो 20 इंची 30 इंची 50 इंची की LED AC चल रहे हैं, लाइटें ऐसी ही चल रही हैं, तो आप खुद सोचो। ठीक है एक लिमिट बाद प्रकृति भी तो, फिर आप देखते हो कि कितने ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, क्योंकि प्रकृति भी तो अपने आप को बैलेंस करती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस, अब डेवलपमेंट की वजह से पोल्यूशन तो देखो हो ही रहा है। जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, वो धुआं निकालेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है फैक्ट्री, क्योंकि जो वेस्ट होता है फैक्ट्री का, लिक्विड वेस्ट होता है पानी में ही रिलीज होता है। तो या फिर और भी डेवलपमेंट पर प्रोसेस की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, आज के दौर में देखो अर्थ का टेम्परेचर तक बढ़ गया है, एवरेज टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी है, हर घर में AC चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो यूज़ करना गलत है, फ्रीडम है, ठीक है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि प्रकृति क्या कॉस्ट चुका रही है उसके बदले। ओजोन परत टूटने के कगार पे है,
ओजोन टूटने के कगार पे, क्या टूट ही गई है, तभी तो अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट पहुंच रही हैं और आज के दौर में इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं जो अब से पहले समय में नहीं थी। तो एक बात ध्यान रखना, हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, पर प्रकृति असली कॉस्ट चुका रही है उस चीज़ में। Thus, it is clear that the opportunity cost of negative environmental impact are high, and environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. तो डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है, पर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उसका प्रकृति पे, जिसकी वजह से फिर एनवायरमेंटल समस्याएं हमारे सामने आ रही है, बिन मौसम की बारिशें हुई है, वो सब चीज़ें, और आज के दौर में ये बहुत बड़ी समस्या बन गया है। ज़रूरत क्या है, हम इंसानों को इस प्रकृति को बचाने की, ताकि हम और आने वाली जनरेशन इन सब चीज़ों का, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका फ़ायदा उठा सकें। पहले क्या होता था, डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, इसलिए संसाधनों की कमी नहीं होती थी। पर प्रेजेंटली डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है दुनिया में, तो आज संसाधनों की डिमांड इतनी ज़्यादा है जितना उनका जनरेशन भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एफ्लुएंट कंजप्शन भी इसमें आता है, जैसे एसी चल रहे हैं तो सीएफसी तो हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जब देखो धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है ना, फिर उससे होगा क्या, जो साफ़ पानी के ग्लेशियर्स हैं ना हमारे, वो पिघलने लगेंगे और वो खारे पानी में मिलेंगे, जिससे हमारा साफ़ पानी का स्तर भी कम होगा, और धरती पे सी लेवल बढ़ेगा, तो फिर बाढ़, वो सब चीज़ें भी आएंगी। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आइए देखते हैं। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन, किस कारण से, ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन परत का टूटना, ये सब एटमॉस्फेयर में ये गैसेज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। बर्निंग ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देखो जब कोयला जलता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो जैसे पेट्रोल डीजल है, जब ये गाड़ी में जलते हैं तो फिर इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन रिलीज़ होता है, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की घट रही है। एनिमल वेस्ट से जो मीथेन गैस निकलती है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब इससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग के होने से जो बर्फ़ के साफ़ पानी के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, खारे पानी में मिल रहे हैं, तभी तो आज आप देखो दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में लोगों को, अगर हम ज़मीन से पानी को निकालें, 400-400 फुट पे पानी निकलता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी घटता जा रहा है, और साथ में पानी इतना ख़राब है, बिना आरओ का या मोल ख़रीदना पड़ता है, बताओ पानी आज के दौर में। नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ट्रॉपिकल डिजीज़, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज के दौर में देखो नॉर्मल सा हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से, कफ और बुखार तो बहुत कॉमन है, या ये सब चीज़ें चल रही हैं, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन किया। एनिमल्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है ना। और इवन आप देखो जो बहुत सारी बर्ड्स दिखती थी, वो तो अब दिखनी भी बंद होगी शहरों में। सीजन्स पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, गर्मियाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सर्दियाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखिए मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि हमें इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत का टूटना, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ओजोन परत टूटती है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो धरती के है ना उसमें है, जो हमें सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। अब अगर ये टूट गई तो अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक डायरेक्ट पहुँचेंगी, फिर स्किन कैंसर, वो सब इश्यूज होंगे। ओजोन डिप्लेशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर फोर्सेस। इनकी वजह से क्लोरीन बढ़ता है, फिर ओजोन परत टूटती है। अब ओजोन परत के टूटने से होगा क्या, पहला तो अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचेंगी, फिर वो स्किन कैंसर का कारण बनेंगी। यूवी रेज का जो लोअर प्रोडक्शन ऑफ फाइटो प्लैंक्टन विच जो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को होता है,
फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन कम होगा, फिर जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो बेचारे वैसे ही इतने प्रभावित हैं इससे, हैं हम जो वेस्ट है वो समुद्र में डाल रहे हैं या फिर और बचा कुचा वो फिशिंग की वजह से हो जाता है। 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच या 5 5 के, और लड़कियों की तो हाइट इससे भी नॉर्मल छोटी है। क्यों है? क्योंकि हर तरफ जो भी हम चीज़ कंजप्ट कर रहे हैं एयर तक, वो सब कुछ पॉल्यूटेड है इंसानों की वजह से। खैर कोशिश भी कर रहे हैं इंसान, जो करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं। देखो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, दुनिया भर के देश आपस में एक साथ आए कि हम इसका CFC का प्रोडक्शन कम करेंगे। टारगेट था 2013 तक 0 कर देंगे दुनिया में, देख लो हो गया आज। हर आदमी आज जिस पे पैसा है घर में AC लगवाता है, ये सब चीज़ें, और इन्हें स्टेटस के रूप में देखा जाता है आज। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रीटी डिजाइनड बाय द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर थे उन्होंने साइन किया था कि CFC का जो प्रोडक्शन है उसे 0 करेंगे। और अभी तो हम उसने तो क्या नाम अपना ब्रिटेन ने तो ब्रेग्जिट भी कर दिया, उससे एंड भी हो गया, यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, या अमेरिका ने तो खुद डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे पे नहीं होगा ये 0। देखो कमाल की बात, हो ही नहीं सकता। जब आप सुपर पावर बनने की, डेवलप्ड नेशन बनने की सोच रहे हो, आप एनवायरनमेंट को कैसे बिना एक्सप्लॉइट करे डेवलप्ड बन जाओगे? खुद सोचो आप। इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम डेवलप्ड बनेंगे इस साल तक, भाई डेवलप्ड बनने का मतलब क्या है? हर चीज़ देश में, हर चीज़ का मतलब प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन। अंडर द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल ऑल साइनिंग मेंबर्स एग्री टू फ्रीज द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC 2013 तक 0 कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। इंडिया ने भी इसे साइन किया था 17 इस तारीख को, ध्यान रखना। द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल 17 सितंबर। द मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ CFC। कहने की बात है, कहीं नहीं घटा। आज के दौर में तो देखो और ज़्यादा बढ़ गया। नॉर्मल हर घर में AC लगे हुए हैं, बिल्डिंगों में, ऑफिसेज में, इवन गाड़ियों में भी। तो ठीक है, सब चीज़ें हैं, इंसान पे पैसा है, कमाया है, अच्छी चीज़ है, पर ये बात ध्यान रखना प्रकृति हिसाब लेगी। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, भारत की प्रकृति की अगर हम बात कर लें, इंडिया हैज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे है वो रेजिडेंशियल 446 के आसपास है। इंडिया हैज़ अबॉन्डेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हमारे पास, पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ये कम पड़ जाएंगे। इन टर्म ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सोयल, 100 ऑफ रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, प्लेनेटरी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट ETC। पर हम डेवलपमेंट, क्योंकि 145 करोड़ लोगों का देश, और उनको लाइफ सस्टेन करना फिर संसाधन तो चाहिए। इंडिया अलोन अकाउंट फॉर नियरली, दुनिया भर का आयरन ओर का 20% हमारे पास है। इंडियाज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डिक्टोमी है। अब देखो गरीब बेचारा बहुत ज़्यादा समस्या में, और अमीर मज़े ले रहा है क्योंकि उस पर पैसे हैं। पुअर्टी इज़ कॉजिंग एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, क्योंकि देखो गरीब आदमी के पास गैस लेने के तो पैसे नहीं है, 1200 का हो रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? लकड़ी तोड़ के लाएगा चूल्हा जलाने के लिए। अब ये कहा जाता है वो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहा है। और फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के का जो चस्का है उससे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ को हमें वैसे जीना चाहिए या उस तरह, मैं बस ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमें रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो विद इन द लिमिट करना चाहिए, और सिर्फ उतना रिसोर्सेज का यूज़ करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आपने 11th में पढ़ा था ना, जब PPC पढ़ा होगा तब। इंडिया के एनवायरनमेंट के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? ज़मीन घटती जा रही है, वो तो घटेगी, जाहिर सी बात है। 148-45 करोड़ पॉपुलेशन हो रही है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी हमारी इस वक्त 446 हो गई, बताओ। और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब लैंड डिग्रेडेशन के कारण देख लें, डिफोरेस्टेशन, जंगलों का कटना, कॉलोनी लालच, है ना, या फिर बसावट भी तो करना, मतलब वो लोगों को सेटल भी तो करना है। अरे जब एक घर काफ़ी है अपना, फिर 2-2 3-3 प्लाट क्यों खरीदने? सोचने वाली बात है। ओवर ग्रेजिंग, अब आप कहोगे कि फ्रीडम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर ध्यान रखना प्रकृति को क्या नुकसान पहुँच रहा है। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा जानवरों को चराना, या फिर उसकी वजह से फिर जंगलों को काटा जाता है घास उगाने के लिए।
एनरोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड, जंगलों की तरफ लोग अप्रोच कर रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि शहरों में तो जगह ही नहीं बची, जंगलों को काटा जाएगा, वहाँ कॉलोनी बसाई जाएंगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, एक साल फसल उगाई, इस खेत पे जंगल काट दिया और फसल उगाई, फिर उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया। इसको झूम कल्टीवेशन बहुत तरह के नाम से जाना जाता है, 10th की बुक में पढ़ा होगा आपने, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, खेती ना सही तरह से पता हो कैसे करनी है, कितने वो सब चीज़ें डालनी है, फर्टिलाइज़र वो सब। केमिकल्स का यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में करना, उससे भी प्रकृति को बहुत दोहन पहुँचता है। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन कारण है, जंगलों का काटना। जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतने ज़्यादा डिसबैलेंस होगा, क्योंकि जो पेड़ है, देखो जब एक पेड़ कटता है ना तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो कम होता ही है, साथ में सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ है ना वो मिट्टी को होल्ड करके रखती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सॉइल इरोजन आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अब सॉइल इरोजन मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। नेचुरल तब होता है मान लो बाढ़ आ गई, अपने साथ मिट्टी बहा के लेगी। मैन मेड है जैसे प्रकृति में खेती उगाने के लिए इंसान वो डालता जा रहा है फर्टिलाइज़र। या फिर अब देखो गोल्ड, हम गोल्ड को एज अ सिंबल यूज करते हैं लोग शादियों में कि इतना गोल्ड दिया। अब ये तो देखो गोल्ड आता कब है, जब सॉइल इरोजन किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तभी तो आता है गोल्ड। तभी तो 10 ग्राम 60,000 का हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वन्य जीवन खत्म होता जा रहा, बहुत सारे एनिमल्स, पेड़ पौधे, बैक्टीरियाज, इवन ह्यूमन भी देखो आज आपके दौर में कितना ज़्यादा इफेक्टिव लाइफ जी रहा है अपनी, उसके प्रभावित कितना जीवन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनॉर्मस वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल और ह्यूमंस, सबका जीवन प्रभावित हो रहा है, सब पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब ये कोरोना या ये जो इस तरह की डिजीज़ हैं, ये सब भी तो इंसान की वजह से ही हुए हैं। वाटर पॉल्यूशन, वाटर टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे नदियों में, इन सब में आप देखो दिल्ली में यमुना नदी का हाल क्या कितना बुरा है। तो बहुत सारी समस्याएं जो इंसान क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। वाटर पॉल्यूशन भी उनमें से एक है। और एयर पॉल्यूशन तो आप जानते हो, जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलना है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में मिल जाते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज चली है, ये ईंट के भट्टे हैं, देखो कितना धुआं निकलता है इनमें से। और यूपी में कोल्लू चलते हैं, उन्हें कोल्लू बोलते हैं, जिसमें वो गन्ने से रस निकाल के गुड़ बनाया जाता है। कभी उसे देखना आप एक बार, कितना काला धुआं उससे निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए सरकार कोशिश नहीं कर रही है, अपने स्तर पे सब काम है, कानून भी हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वी एज अ सिटीज़न हमें जिम्मेदारी समझ के अपनी प्रकृति को बचाना है। तो देखिए भारत सरकार ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया, इसका ईयर याद रखना 1974। इसने 17 तरह की फैक्ट्रीज़ को ये कहा, जो बड़ी फैक्ट्रीज थी कि ये पॉल्यूटिंग है। देर आर, पर फिर वही है, अगर उन्हें बंद कर देंगे तो फिर ज़रूरत कैसे पूरी होगी। देर आर न्यूमरस वे, बहुत सारे तरीके हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या मान लो अननेसेसरी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करें, सीएनजी का या उस सब का, तो हम शायद प्रकृति को जो हमने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई हो सके। एक तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए संसाधनों को बचाएंगे ताकि वो भी इसका एंजॉय कर सकें। Sustainable development refers to the development process that meets the need of present generation without compromising on the ability of future generations to meet their respective needs. तो आज की जनरेशन्स की ज़रूरतें भी पूरी होंगी और फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना, इस तरह आज रिसोर्सेज को यूज़ करना, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है, इसका एम क्या है, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल रिसोर्स हो, यूज़ हो रिसोर्सेज का। पर फिर वही बात है, एक इंसान है उस पर इतने संसाधन है, दूसरे पे कुछ है ही नहीं। टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना, प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि आने वाली जनरेशन भी इसका आनंद ले सके। पर इंसान आज के दौर में कहाँ सोचता है ऐसा, अपना ही भर ले बस, उसी पे ही ध्यान है। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एयर है, सनलाइट है, या फिर अपना ये ऑक्सीजन है, इसको भी प्रोटेक्ट कर लें।
नेचर भी प्रोटेक्ट होता है। देखो अगर इंसान सस्टेनेबल वे में आगे बढ़ेगा तो प्राकृतिक संसाधन बचेंगे और फूड सिक्योरिटी ये सब चीज़ें भी होंगी। अब आप देखो शादियों में कितना खाना वेस्ट होता है, या फिर स्कूल कॉलेजेस मैस में देखो बच्चे कुछ खाना लेते हैं कुछ नहीं खाते हो ऐसे ही डस्टबिन में। ठीक है, अब कहोगे कि भाई मैं पैसे भरे हैं, वो ठीक है, पर ये तो देखो कितना वो फूड जो आप वेस्ट हो गया है वो प्रोड्यूस करने के लिए प्रकृति ने कॉस्ट चुकाई है। ठीक है ना। हाउ टू अचीव, कैसे करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ हम कम करेंगे, उन्हें भी बचाना है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ताकि देखो जितनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी उतना ही संसाधनों की डिमांड कम होगी। पोल्यूशन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, और जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना है, बिकम इनपुट एफिशिएंट, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना है। और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स का सब्स्टिट्यूट, अच्छा नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल के साथ सब्स्टिट्यूट, जैसे मान लो बैटरी जैसे बाइक है, बाइक में पेट्रोल डलता है, उसकी जगह व्यक्ति वो ले ले, क्या नाम, अपना इलेक्ट्रिक बाइक ले ले, है नहीं, और उसको चार्ज किससे करे, अपना धूप से चार्ज कर ले, सोलर प्लेट से चार्ज कर ले, या और भी, क्योंकि करने निकलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें। ठीक है। इन 2015 यूएन फॉर्मुलेटेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक अचीव होने हैं। अब पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो लग नहीं रहा है, पर होप फॉर गुड कि हो जाए। कैसे करा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब जैसे ये हो गया अपना सनलाइट हो गया, ठीक है ना, या विंड एनर्जी हो गया। क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ कर लें, क्लीनर फ्यूल्स मतलब सीएनजी या वो सब। मिनी हाइडल प्लांट्स लगा के छोटे छोटे फिर वही बात है, मिनी हाइडल प्लांट लगेंगे फिर उससे वो होगा, क्या नाम, लैंड डिग्रेडेशन होगा। पर चलो लग जाए ताकि भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लें। ये ठीक है, खेती पुराने तरीक़ों से। अच्छा, खेती अगर पुराने तरीक़ों से करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, फिर खिलाएंगे कैसे इतने लोगों को। तो कुल मिला के सारी समस्या जनसंख्या के इर्द गिर्द घूम रही है। बायो कंपोस्ट का यूज़ करें, खेतों में घर का बना हुआ खाद ही अच्छा है। बायो पेस्ट को कंट्रोल करें, केमिकल फर्टिलाइज़र खेतों में ना डालें। अब फिर वही है, केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालने तो फसलें फिर होंगी कहाँ, कीड़ा ही लग जाएगा। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजप्शन, और जो हमारा कंजप्शन और प्रोडक्शन का पैटर्न है इसे थोड़ा बैलेंस करें। कंजप्शन मतलब जब ज़रूरत 2 चीज़ की है तो 5 चीज़ ना लाएं। प्रोडक्शन भी अगर 2 चीज़ की ज़रूरत है तो 2 ही चीज़ का प्रोडक्शन करें, 10 का ना हो। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, इस प्रकृति को अच्छा बनाइए। और देखिए स्टूडेंट, ये मेरी फीलिंग्स थी प्रकृति को लेकर, जो मैंने इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपकी किसी फीलिंग को हर्ट करूँ। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने जो प्रकृति को ऑब्जर्व किया है, आसपास की चीज़ों को, वही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप भी एज ए लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। पर हाँ, आपको इस चैप्टर को समझकर ये ज़रूर अपने आप से वादा करना है कि आप रिसोर्सेज का उपयोग इस तरह करेंगे कि कुछ भी वेस्ट ना हो, और आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।